हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब बेहतरीन? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आ चुके होंगे, थोड़ा सा रूटीन में चेंज आया होगा, पढ़ाई का टाइम तुम लोगों ने बढ़ाया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे सीबीएसई का सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ है एक हफ्ते पहले ऑलमोस्ट, जिसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कवर किए थे। उसमें सेक्शन ए कवर कर लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और सेक्शन बी जिसमें 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, यानी 2-2 मार्क्स वाले, उनको कवर कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से, जो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट देख लो और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। कोशिश करूंगा इसको कवर करने की 2 पार्ट में, लेकिन थोड़ा सा 2 पार्ट में मुश्किल है भाई, क्योंकि ये जो पेपर होता है तुम्हारा, ये 3 घंटे का पेपर होता है, तो पता ही है तुमको। तो एक लगभग 1 घंटा 10 मिनट ऑलमोस्ट का जो फर्स्ट लेक्चर था वो हो चुका है। अब उसके बाद इसको कोशिश करता हूं, देखता हूं कि 1 आवर का लेक्चर बनाने की, उसमें जितना हो जाएगा, जो बचेगा उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लूंगा, और अगर उसी में खत्म हो गया तो अच्छी बात है, देखते हैं। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ट्राइंगल का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी का। इन ट्राइंगल एबीसी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। जैसे ही किसी ट्राइंगल में आपको मिड पॉइंट्स मिला करे ना, तुरंत कुछ क्लास 9th का रिकॉल किया करो। 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। अभी रिसेंटली मैंने अपलोड भी किया 10-15 दिन पहले, मिड पॉइंट थ्योरम। जो लोग नहीं जानते हैं उसको जाकर जरूर देखो। मिड पॉइंट थ्योरम में ये होता है कि किसी भी एक ट्राइंगल की अगर किन्हीं 2 साइड्स के आप मिड पॉइंट को मिलाओगे, तो ये जो लाइन बनती है, यानी उनके मिड पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनती है, वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और हाफ होती है। समझ में आ गई बात कि नहीं? यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये एफ मिड पॉइंट है इस साइड का, ई मिड पॉइंट है इस साइड एसी का, तो एफ ई जो होगा वो बीसी के पैरेलल हो जाएगा। इसी तरह से ईडी पैरेलल हो जाएगा एबी के, और एफ डी पैरेलल हो जाएगा एसी के। क्या इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं कि जो एफ कॉमा ई एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। देखो एफ किसका है? ए बी, कॉमा ई देखो किसका है? ए सी, और डी किसका मिड पॉइंट है? देखो बीसी का, रिस्पेक्टिवली। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया सबसे पहले। हाँ, चलो। अब जैसे ये इतनी बात करी तो पता ये चला कि जो एफ ई होगा ये बीसी के पैरेलल हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। एफ ई पैरेलल किसके हो गया? बीसी के। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? ईडी पैरेलल हो गया एबी के, ईडी पैरेलल किसके हो गया? एबी के। एंड एक और रिजल्ट क्या निकला? एफ डी पैरेलल हो गया एसी के। क्या यहां तक बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाल ली। कैसे निकाली? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बोलो, क्या यह बात समझ में आ गई? यहां तक क्या किसी को कोई डाउट लग रहा है? होना नहीं चाहिए आई थिंक। अब इसके बाद आ जाओ। मुझे प्रूव करना था एफ बी डी और डीईएफ को सिमिलर। मेन काम था मेरा ये कि मैं एफ बी डी यानी ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, और डीईएफ यानी ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, मुझे इन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट बोला हूं क्या मैं? नहीं, सिमिलर प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो या तो तुमको उनके तीनों एंगल्स को इक्वल दिखाना होगा। 2 एंगल दिखा दिए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि 2 एंगल इक्वल होते ही तीसरा अपने आप हो जाता है, तो ए सिमिलैरिटी उसको बोलते हैं। या फिर उसकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाए, या फिर उसकी 2 साइड्स प्रोपोर्शन में हो और बीच का एंगल बराबर हो। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। तो इसमें हम लोग देखें क्या क्या मिल सकता है। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो एफ ई था ना, एफ ई, ये इसके पैरेलल था कि नहीं था? बोलो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम दिखा चुके हैं। ईडी जो था ये इस पूरे एबी के पैरेलल था कि नहीं था? बोलो। तो जब यार ये सब, ये आमने सामने की पैरेलल, ये आमने सामने की पैरेलल, तो एफ ई डी बी एक पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एफ ई डी बी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। तो मैंने क्या लिखा? एफ ई डी बी इज अ पैरेललोग्राम। या तो एक काम करो, सारे उठा के लिख दो, एफ ई डी बी भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, और अभी मुझे आगे जब डीईएफ को एबीसी के बराबर दिखाना पड़ेगा तब इसका भी काम पड़ेगा। तो ये वाला जो फिगर दिख रहा है तुमको, ये भी तो पैरेललोग्राम बनेगा। चूंकि ये सब पैरेलल हम दिखा चुके हैं, तो अब हम लिख देंगे, इसको मैं रब कर देता हूं,
क्या लिखेंगे कि एफ ई डी बी एंड एक और दिखा दो एफ ई सी डी, ये पैरेललोग्राम बन गया। सी डी आर पैरेललोग्राम्स। क्यों भाई पैरेललोग्राम हुए हैं? ज्यादा लिखना हो तो आप लिख दो कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हालांकि आप दिखा चुके हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बस। अब आ जाओ अपने ट्राइंगल उठा लो, जिस ट्राइंगल की बात करना है, इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। कई एंगल देखो इक्वल मिल जाएंगे। दो एंगल मुझे दिखाने हैं। सबसे पहले आप किसको उठाओ, कौन से ट्राइंगल की बात किया इन्होंने, एफ बी डी, और दूसरे ट्राइंगल की इन्होंने कौन सी बात किया है, डी ई एफ। दो ट्राइंगल हम लोगों ने उठा लिए। अब इसमें ध्यान से देखो, एफ बी डी का ये वाला एंगल, ये देखो एफ बी डी का ये वाला एंगल और एफ ई डी का ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम हम लोग दिखा चुके हैं, पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते? तो तुरंत एक तो मुझे मिल गया। क्या मुझे मिला कि एक एंगल जो मेरा था एफ बी डी, ये बराबर हो गया किसके, एफ ई डी के। कैसे बराबर हुआ है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम मैंने यूज किया, एफ ई डी बी। बोलो। इसी तरीके से एक ये मिल गया, एक एंगल और देखो, ये देखो और ये देखो जरा ध्यान से। जब ये पैरेललोग्राम है और एक लाइन इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ऑल्टरनेट का पेयर मिलेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका एफ डी बी समझते जाना, और इसका ई एफ डी, ये भी तो बराबर हो गया। कैसे? ऑल्टरनेट हो गया। जैसे ही दो एंगल बराबर हुए, मैं तुरंत कहूंगा कि भाई जो ट्राइंगल एफ बी डी था, ये सिमिलर हो गया किसके, डी ई एफ के। कौन सी? बाई ए सिमिलैरिटी। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। दो एंगल दिखा दिए, काम मेरा खत्म। क्लियर है? दिखाई दे रहा बिल्कुल साफ। अब आ जाओ दूसरे वाले में, इन ट्राइंगल देखो, इसको भी करना है डी ई एफ, और इस बार बड़ा ट्राइंगल इन्होंने उठाया है। कौन सा? एबीसी उठा लिया है, बड़ा वाला। अब जरा यहां ध्यान से देखना, मैं दोनों एंगल तुमको दिखा देता हूं यहां पर। यहां ध्यान से देखो, इसका जो तुम्हारा एंगल उठाया है डीईएफ, यानी ये जो बीच वाला ही है ना डीईएफ, ये सब हटा देता हूं, एक मिनट। अब देखो, इसका जो ये वाला एंगल होगा डीईएफ का, और एबीसी का जो ये वाला एंगल है, देखो बराबर है कि नहीं है? क्यों बराबर है? क्योंकि एफईसीडी को पैरेललोग्राम तो प्रूव कर चुके थे ना भाई, तो आमने सामने का एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये सी इस पूरे एबीसी का एंगल है, और ईएफडी किसका एंगल है, जो हमसे पूछा है डीईएफ का। एक तो मिल गया। दूसरा देखो, ये ई और ये बी, अभी अभी हम लोगों ने इसको यहां भी इस्तेमाल किया है। तो डीईएफ का ये वाला एंगल और ये जो एंगल बी है, ये एफबीडी का भी पार्ट था, और एबीसी के लिए भी तो यही एंगल काम कर रहा है बी। तो ये दोनों बराबर है, तो एबीसी का एंगल बी इसके बराबर, एबीसी का एंगल सी इसके बराबर, दो फिर मिल जाएंगे, काम खत्म हो गया। अब दोनों तुमको लिख देना है। डीएफ से मैंने कौन सा उठाया, ईएफडी। इन ट्राइंगल, एक मिनट रुकना। हाँ, कौन सा उठाया मैंने, ईएफडी। यहां से मैंने उठाया ईएफडी, और इसको बराबर दिखाया किसके, एसीडी के, एसीबी के। रीजन क्या लिखेंगे यहां पर? अरे यार, ये और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये कौन सा पैरेललोग्राम है, एफईसीडी, मैंने पहले ही दिखा दिया था। ये हो गया एफईसीडी का। और दूसरा एंगल कौन सा मैंने निकाला, देखो डीईएफ, ये बराबर किसके होगा, एबीसी के, इस वाले एंगल के। फिर से पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। कौन सा पैरेललोग्राम? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ईएफबीडी या एफईडीबी, कोई भी कह लो, एफईडीबी। बस दो एंगल चाहिए तो दो मिल गए, इसलिए ट्राइंगल जो डीईएफ है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, एबीसी के। यही तो मुझे दिखाना था, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, पहला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। नेक्स्ट देखो,
इसी का पार्ट था, यानी ये और में था, या तो वो करना था या तो ये करना था, दोनों में से एक करने थे। तो ये वाला भी देख ही लेते हैं। अब जब आया है तो एग्जाम में भाई सीबीएसई ने पूछा है तो देख लेते हैं, क्या पता फिर से कहीं पूछ ले और तुम लोग बैठे रह जाओ। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये फिगर दे रखा है और ऊपर इन्होंने क्या बोला है कि एबीसी पी क्यू आर पॉइंट्स, यानी पी क्यू पॉइंट से सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। यानी एक बात ये दे रखी है कि जो पी क्यू है ये बीसी के पैरेलल है। ठीक है, यानी मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जो पी क्यू है ये पैरेलल है किसके, बीसी के। आगे इन्होंने कहा प्रूव दैट मीडियन एडी, मीडियन समझते हो, मीडियन उसको बोलते हैं जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सामने वाली वर्टेक्स से आया, इसके मिड पॉइंट को मिलाया, इसलिए एडी को मीडियन बोलेंगे। दो पार्ट बन गए इसके, एक बीडी और एक डीसी। तो बीडी और सीडी आपस में बराबर होंगे, ये मतलब हो गया बाइसेक्ट होने का। इन्होंने कहा है प्रूव करो कि बीसी एडी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बीसी बाइसेक्ट्स पी क्यू, यानी ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, ये प्रूव करना है। यानी इन दोनों को तुम्हें आपस में प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, एक ट्राइंगल उठाओ। अब देखो सबसे पहले आप उठाओ ट्राइंगल एबीडी, एक एक करके एक ट्राइंगल उठाओ आप एबीडी। एबीडी में क्या होगा, जो पीआर है वो पैरेलल हो जाएगा बीडी के। भाई जब ये पूरी की पूरी साइड पी क्यू बीसी के पैरेलल है तो इसका टुकड़ा इसके टुकड़े के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। जैसे ये इसके पैरेलल होगा आप तुरंत कहोगे कि जो ट्राइंगल है मेरा एपीआर ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एबीडी के। ठीक है, ये बात एक याद रखना रिजल्ट सीधे सीधे, कि जब भी इस तरह से कोई सिमिलर ट्राइंगल, ये यहां पर पैरेलल, जैसे पी क्यू मान लिया पैरेलल है, अगर कोई ट्राइंगल एबीसी है और पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये बड़े वाले के सिमिलर होगा हमेशा। यानी ए पी क्यू ये सिमिलर होगा किसके, एबीसी के। क्लियर हो गई बात कि नहीं। सिमिलर क्यों होता है भाई, देखो जब ये पैरेलल हुआ तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग का पेयर होता है, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग का पेयर होता है। करस्पॉन्डिंग का पेयर जैसे ही बराबर होता है, दो एंगल्स बराबर होते हैं, ए सिमिलैरिटी से छोटा वाला पूरे बड़े वाले के सिमिलर हो जाता है। हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों एंगल करके और इसको सिमिलर प्रूव करने की जरूरत है नहीं। आप सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देख सकते हो, ऐसे ही लिख दोगे काम चलेगा पूरा। ठीक है, तो बहुत लेंदी जबरदस्ती क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यहां ये समझने वाली बात है कि हमको स्टेप्स नहीं छोड़ने हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, ये भी नहीं कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दो। ठीक है, उसके मार्क्स कटते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एपीआर में जैसे ही ये देखा कि सिमिलर है तो यार जो इसकी साइड एपी होगी और पूरी साइड क्या होगी, एबी, इसका जो रेशियो होगा इधर से, ठीक है, पीआर और बीडी के रेशियो के बराबर होगा। ये एक बात डालो इसको भाई, इसकी ये वाली साइड, इसकी पूरी साइड, इसका बेस पीआर और इस बड़े वाले का बेस बीडी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड है, ये सिमिलैरिटी है इसलिए हो जाएगा। सेम काम आप करो किसमें, ट्राइंगल एसीडी में करो। सेम काम किसमें करो, एसीडी में। एसीडी में क्या होगा, आर क्यू पैरेलल हो जाएगा सीडी के। जैसे ही आर क्यू सीडी के पैरेलल होगा तुरंत तुम्हारा जो ट्राइंगल है ए क्यू आर ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल एसीडी के। और जैसे ये सिमिलर होगा रिजल्ट तुरंत क्या निकल कर आएगा, यही रिजल्ट, ए क्यू अपॉन ए सी, ये बराबर हो जाएगा इसका बेस क्यू आर और इसका डीसी। ये हो गई दूसरी बात। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं, क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई। तीसरी बात देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, पूरे ट्राइंगल में देखो, पूरा ट्राइंगल जो तुम्हारा एबीसी है उसमें देखो, पी क्यू है पैरेलल किसके, बीसी के। पी क्यू पैरेलल बीसी। अब तुम लोगों ने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम ने ये कहा था कि होता यह है कि अगर कोई ट्राइंगल है और किसी दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, एक पैरेलल लाइन काट रही है या कट कर रही है पैरेलल लाइन, तो वो तीसरी जो लाइन होगी ये, ठीक है, इसके पैरेलल होगी, तो इन दोनों को हमेशा क्या करेगी, इक्वल रेशियो में बांटेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं। यानी ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा ये बराबर होगा ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा, कब, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ये बीपीटी का रिजल्ट होता है सीधे सीधे, उसी का यहां पर इस्तेमाल करो तो रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, बीपीटी हमको ये रिजल्ट मिलेगा कि एपी, ठीक है, बीपीटी से हमको रिजल्ट मिलेगा कि इसका एपी बाई एबी ये बराबर होगा ए क्यू बाई ए सी। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये रिजल्ट किससे निकलता है,
बीपीटी से निकलता है। ये हो गई कौन सी बात? तीसरी बात। अब इसको पूरा तुमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम पूरा प्रूफ करो। बाय 1, 2 एंड 3। यहां पर एक बात समझा दे रहा हूं, देख लो, कंफ्यूज ना होना। जब भी ऐसे बीपीटी लगती है ना, तो जितने भी टुकड़े देखो, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, ये भी उससे एक रिजल्ट निकलता है। मेन रिजल्ट क्या है? छोटा, ये छोटा टुकड़ा अपॉन ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा अपॉन ये छोटा टुकड़ा आपस में बराबर होगा। और रिजल्ट क्या निकलेगा? ये छोटा टुकड़ा अपॉन बड़ा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा अपॉन बड़ा टुकड़ा, या फिर ये छोटा टुकड़ा अपॉन ये बड़ा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा अपॉन ये बड़ा टुकड़ा, ये भी आपस में बराबर होगा। या फिर ये बड़ा टुकड़ा अपॉन छोटा टुकड़ा ले लो। यानी इस तरीके से कई रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है, सब बीपीटी के रिजल्ट होते हैं। इन तीनों बातों से हमने क्या देखा कि जो AP बाई AB और AQ बाई AC, इन दोनों का लेफ्ट हैंड हो गया बराबर। देखो, लेफ्ट हैंड हो गया बराबर। जैसे ही लेफ्ट हैंड बराबर हुआ, राइट अपने आप बराबर हो जाएगा। तो PR अपॉन BD ये बराबर हो जाएगा QR अपॉन DC के। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे लिखो, बट हमको तो पता है ना कि BD और CD बराबर है। BD CD बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि AD मीडियन था और ये बात गिवन दे रखी थी। तो BD और DC बराबर है तो कट जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इसलिए PR इज इक्वल टू क्या हो गया? QR। और जैसे ही PR और QR बराबर हुए, इसका मतलब AD बाइसेक्स, ये तो प्रूव करना था PQ, ये प्रूव हो गया। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। चलो देखो, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ टू नंबर्स, को थोड़ा बड़ा करता हूं, तभी बड़ा हो गया। हाँ, दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर है। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। तो सबसे पहले आप नंबर मान लो, लेट द नंबर्स बी। अब सम 18 है तो एक को अगर x मानोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा? 18 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इनका जो सम है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके रेसिप्रोकल्स का सम 9/40 दे रखा है। x का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 18 माइनस x का रेसिप्रोकल 1/18 माइनस x, और इन दोनों का सम दे रखा है 9/40। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। इसमें बटरफ्लाई मेथड लगाओ, ये इससे, ये इससे, ये दोनों आपस में। 18 माइनस एक्स बन जा कितना हो जाएगा? 18 माइनस एक्स, इधर जाएगा तो x बन जा x, और ये दोनों आपस में इंटू करेंगे, यानी x और 18 माइनस एक्स आपस में इंटू कर जाएंगे। ये हो गया 9/40। x और माइनस एक्स देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 अपॉन x इंटू 18 18x माइनस x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/40 हो जाएगा। यहां देखो डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर 9 है, इसका न्यूमरेटर कितना है? 18। डायरेक्ट उड़ाओ यहीं से, 9 1 जा 9 2 जा कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 42 जा कितना हो जाएगा? 80, और ये इधर जाके इंटू करेगा तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लेफ्ट में ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का बन गया, 18x पॉजिटिव था, इधर आया निगेटिव बन गया, प्लस 80 पहले से रखा हुआ था, इक्वल टू 0 हो गया। ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ये तुम्हारे लिए एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हाँ सॉल्व करना है। ठीक है, चल रहा है? हाँ ठीक, इसको सॉल्व कर दो। अब यार ये बताओ, दो नंबर मुझे ऐसे बताओ जो मल्टीप्लाई करने पर 80 दे और ऐड करने पर कितना दे दे? -18। तो -10 और -8, क्योंकि 10 इंटू 8 80 होता है कि नहीं? बस ब्रेक हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 बराबर 0। कॉमन निकाला x माइनस 10 बचा, कॉमन निकाला यहां 8x माइनस 10 बचा, x माइनस 10 दो बार था, ये हो गया, x माइनस 8 यहां हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, इसको मैं बहुत, देखो ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं एनसीईआरटी में, इसका सॉल्यूशन है, इसलिए मैं बहुत धीरे अगर यहां पे समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 10। अच्छा, या फिर x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 8। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों हो सकती हैं। तो अगर x की वैल्यू क्या क्या है? 10,8, तो 18 माइनस एक्स जो होगा, यानी दूसरा नंबर, अगर 18 में से 10 निकालोगे तो 8 आएगा,
और 18 में से 8 निकालोगे तो 10 आएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो अगर x 10 है तो दूसरा नंबर 8 है, अगर x 8 है तो दूसरा नंबर 10 है, यानी कुल मिला के आंसर क्या आया कि नंबर हो गए 8 और 10। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 एंड 10। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, पॉलिनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका हूं कि अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ज्यादा ही बड़ा हो गया है कुछ, बस दिखाई दे रहा? क्लियर? हाँ ठीक है। इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 5x + 1, then form a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है 6² - 5x + 1 ये गिवन है, इसमें से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, तो -b/a मैंने लिख दिया। माइनस बी की वैल्यू है -5, एक्स के साथी को b बोलते हैं, x² के साथी को a बोलते हैं, ये आ गया 5/6। अल्फा इंटू बीटा जब आप निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म, एक है, a मतलब x² का साथी यानी 6। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब मुझे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके जीरोस दे रखे तो मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर हम लोग बना लेते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखे हैं तो मुझे इन दोनों का सम चाहिए होगा। यानी मुझे क्या काम पड़ेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का काम पड़ेगा अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। निकाल लेते हैं। इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया है, अगर तुम लोगों ने पहले से मेरे लेक्चर देख रखे हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/6 इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/6, ये आ जाएगा 25/36, यानी 5 का स्क्वायर 25, 6 का कितना हो गया 36। अब एक काम करो, इसका डिनोमिनेटर 36 है तो इसका भी 36 कर लो। 6 को 36 बनाने के लिए 6 से नीचे इंटू करना पड़ेगा, नीचे 6 से इंटू करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये 6 1 जा 6 2 जा 12/36 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 25 में से 12 जाएगा, 13/36 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए होगा? अब मुझे चाहिए होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर ही तो हुआ, 1/6 का आप स्क्वायर कर दो 1/36 आ जाएगा। यहां से बना लो आप रिक्वायर्ड इक्वेशन या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी जो जीरोस इन्होंने दिए थे उसका एडिशन x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैल्यूज आप डाल दो यहां पर, ये हो गया x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 13/36 x प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 1/36। ये हो गया। ठीक है, एक काम इसको ऐसे कर सकते हो कि यहां से एक काम करो, 36 जिसके पास नहीं है उसको दे दो और नीचे से डिनोमिनेटर से गायब कर दो। देखो यहां डिनोमिनेटर 1 है, इसके पास 36 नहीं था तो ऊपर 36 से इंटू कर दो, 36² माइनस 13x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऐसे कई बन सकते हैं। अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद करके k लगा दूं, वेयर k इज सम कांस्टेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसके जीरोस ये होंगे। और बनाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, k यहां पे लिख सकते हो। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा? 28। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, cos माइनस साइन प्रूफ करना है। इस तरह के क्वेश्चन में एक काम करना, सिंपली जब cos प्लस साइन और cos माइनस साइन मतलब एक दे रखा हो एक निकालना हो तो करो क्या कि तुम कर दो दोनों का स्क्वायर और ऐड कर दो। ठीक है, क्या करो आप, cos प्लस साइन का होल स्क्वायर करो और प्लस cos माइनस साइन का होल स्क्वायर करो, तो ये बराबर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं?
मैंने यूज कौन सी आइडेंटिटी करी वो यहां पर मैं लिख देता हूं कि a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसमें जब मैं ऐड करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो मेरा आंसर आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए भाई a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर इस्तेमाल कर लिया है। अब समझो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो यहां रखो 1 स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2, इसको ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो यहां 2 था और ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1। हालांकि डायरेक्ट मैं 1 लिख सकता था, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है, जबरदस्ती स्टेप बढ़ाए जा रहा हूं। 2 माइनस 1 1। अब जब इधर स्क्वायर है तो उधर लग जाएगा रूट, लेकिन रूट के बाहर प्लस माइनस। क्यों? जब भी इधर स्क्वायर होगा तो जो इधर आंसर आएगा वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, तो एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है, तो प्लस माइनस रूट 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया, यही मुझे शो करना था। 3 नंबर का आसान क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। ये बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 29 में कोई डाउट लग रहा है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। 29 हो गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहना चाह रहा है कि मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। अब बात समझ रहे हो कि नहीं? ये कोई मतलब ऐसे घड़ी दे रखी है, ठीक है, मान लो ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड कितना हो गया, ये मिनट हैंड 18 सेंटीमीटर का है। 35 मिनट के बाद मान लो ये यहां कहीं पहुंच जाएगा, बोलो ऐसे ही तो पहुंचेगा 35 मिनट के बाद, ये पूरा एंगल डिस्क्राइब करेगा। और इस एरिया को ये पूछ रहे हैं भाई कि ये वाला एरिया बता दो पूरा कि कितना एरिया डिस्क्राइब किया है। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यानी ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। ठीक है, कितना डिस्क्राइब करेगा एंगल, पहले ये निकाल लेते हैं। तो घड़ी की सुई देखो क्या करती है, एक पूरा चक्कर यानी 12 से चल के जो मिनट हैंड होता है वो 12 से चलकर 12 पे वापस पहुंचता है, तो पूरा एक चक्कर मारता है, यानी 360 डिग्री का। कितने मिनट में मारता है? वो पूरा 1 घंटा होने के बाद वापस 12 पे आएगा। समझ रहे हो बात कि नहीं? कोई घड़ी यहां पे है, मिनट हैंड है इसका, ये 1 घंटे के बाद वापस यहां पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 घंटे बाद यानी टोटल ये मिनट हैंड चला कितना, 60 मिनट। कितना एंगल चला, 360 डिग्री। 360 डिग्री का एंगल इसने कवर किया है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? बोलो 6 डिग्री कवर करेगा कि नहीं 1 मिनट में? क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई? याद भी रखना कि मिनट हैंड जो डिस्क्राइब करता है एंगल 1 मिनट में 6 डिग्री का, आर हैंड जो होता है वो हाफ डिग्री का करता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। आप सीधे निकालो 35 मिनट्स का। कैसे निकालेंगे? देखो 35 इंटू 1 मिनट में कितना, 360 बाई 60, अभी बताया था ना इसी तरीके से। इसको 0 0 कटा, 6 से काटा 6 बार में, 35 को 6 से इंटू करोगे 210 डिग्री आएगा। ये एंगल हो गया। ठीक है, अच्छा कितने का है ये मिनट हैंड? 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो लेंथ होगी ना, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, ये तुम्हारे लिए काम करेगी रेडियस का। ये बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर, यही तुम्हारी हो गई रेडियस। तुम्हें निकालना है एरिया की कितना डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो एरिया या रिक्वायर्ड एरिया, सीधे यहां लिखो रिक्वायर्ड एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया, 210, तो आप सीधा एक काम करो, 210 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 18 इंटू 18। इसको सॉल्व करना है। कैसे निकाला हम लोगों ने, यहां पे लिख दो, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेक्टर समझ में आ ही गया ना? जैसे ये वाला फिगर दिख रहा है, इसमें मैं तुमको सेक्टर बता रहा हूं, ये जो पूरा दिख रहा है तुम्हें, ये सेक्टर है। जैसे पूरा पिज्जा होता है, उस सर्कुलर पिज्जा होता है, उसमें से जो एक टुकड़ा काट के आप निकाल लो, वो एक सेक्टर ऑफ सर्कल होता है। यही, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर। सेक्टर कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, साथ में थीटा बाई 360 लगा देना, काम खत्म।
अब इसको तुम्हें सॉल्व करके आंसर दे देना है। देखते हैं भाई सॉल्व करने पर कितना आता है। सबसे पहले देखो ये जीरो कट हो गया, 18 से काटोगे 2 बार में जाएगा, 2 से इसको काटोगे 11 बार में जाएगा, 7 से 21 को काटोगे 3 बार में जाएगा, 11 इंटू 3 हो गया 33 और इंटू हो गया 18। ठीक है, 18 को 33 से इंटू करो, 18 थ्रीजा होता है 54 और 18 थ्रीजा 54 और 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा इसके पहले पार्ट का। क्या क्वेश्चन नंबर 30, किसी को कोई डाउट लग रहा है? 30 क्लियर है कि नहीं? आसान था, ये हो गया। अब मुझे मान लो इसका ना निकालकर दूसरे वाले का निकालना होता, दूसरा वाला भी मैं बता देता हूं, या तुम लोग निकाल सकते हो, बोलो। अगर तुम लोग निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते हो तो मुझे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया? ये 30 हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा तुम, उसके बाद हम लोग निकालते हैं ये नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद ये वाला ट्राई करते हैं। लिख लो तो मैं इसको रब कर देता हूं। नोट कर लिया होगा? रब कर दूं? ये क्या नाटक है? ठीक, चलो दूसरा वाला पार्ट भी देख ही लेते हैं। अगर मुझे देखो, अभी अभी हम लोगों ने सेक्टर का फॉर्मूला देखा, मैंने बताया था कि भैया ये जो पूरा है ना, ये सेक्टर है, ये पूरा जो पिज्जा शेप दिख रहा है तुम्हें, ये पूरा का पूरा सेक्टर है। और सेगमेंट किसको बोलते हैं? सेगमेंट समझो, अब जब भी कॉर्ड कट करती है ना, कॉर्ड, ये वाला पोर्शन सेगमेंट होगा। जैसे ये कोई सर्कल होता है, ये कोई सर्कल है, दिख रहा है, इसमें मैं एक कॉर्ड खींच दूं तो 2 टुकड़े बन जाएंगे, एक ये वाला टुकड़ा बनेगा, एक ये वाला टुकड़ा बनेगा। बड़ा वाला मेजर सेगमेंट होता है, छोटा वाला माइनर सेगमेंट होता है, बस इतना तुमको पता होना चाहिए। निकालेंगे एरिया कैसे? इसमें से, यानी इस पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दें, काम हो जाएगा मेरा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? यही सेगमेंट का मुझे निकालना है एरिया, रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ सेगमेंट, जो भी लिख लो, सेगमेंट का पूछा है, बात खत्म। रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर OAB, इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, बस। क्लियर हो गई बात कि नहीं? यानी इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को हमको माइनस करना है। फॉर्मूला सीधे मारो, θ/360 πr²। और एक बात और बता देता हूं, जब तुम्हें यहां पर एंगल दिया होगा ना और रेडियस दिया होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम सीधे निकालना ½ r² sin θ से, बस ये याद रखना। डायरेक्ट किससे मारोगे? ½ r² sin θ मारना, आ जाएगा। वैल्यूज पुट करो, 60/360 पाई, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो रेडियस है 14, ठीक है, OA 14, हाँ ठीक है, ½ 14² और साइन थीटा मतलब कितना? साइन 60 डिग्री। ये काटो जरा, कितना हो गया? 1/6। पाई की वैल्यू इन्होंने दी है 1.73, तो 1.73 जरा यहां पे पुट करो। 14² यहां भी है, 14² यहां भी है, इसको तो भी मैं कॉमन ले लूंगा, रुक जाओ, एक काम करो, लिखा रहने दो इसको। माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/4, होती है कि नहीं? सॉरी, √3/2, 1/2 से इंटू करोगे √3/4 आ जाएगा। तो √3/2 इंटू 1/2, तो कितना हो गया? √3/4। वैल्यू डाल के 1/2 से इंटू कर दिया है, इंटू 14²। अब मुझे इसको करना है सॉल्व। अरे यार, पाई की जगह मैंने क्यों 1.73 डाल दिया है भाई, भारी मिस्टेक हो गया। ये तो √3 की वैल्यू है ये तो। पाई हम लोग कितना यूज करने वाले हैं? 22/7। तो ये हो गया कितना था? 1/6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 22/7 इंटू 14²। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। 14 से कट भी जाएगा, एक काम करो, अभी बाहर निकालो, बाद में देखते हैं। यहां से काटो, 2 3 हो जाएगा, ये 2 11 हो जाएगा, यानी ये एक तरह से बना तुम्हारा कितना? 1/3, रुक जाओ, 22/7 नहीं, 22 तो कट गया था ना, तो कितना आया था यहाँ पर? 11। 1 मिनट, 1/3, 11/7, और इसको लिखो 14 इंटू 14, माइनस 1.73, 4 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 से कटा 2 बार में, 3 से तो कटेगा नहीं, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 इंटू 14 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस करो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा कटेगा, फिर 2 7 ज़ा कटेगा, तो ये 49 इंटू 1.73 हो जाएगा। ठीक है,
यहां आ जाओ, 22 14 दूनी 28, 28 308/3 हो जाएगा। यहां पर इसमें से माइनस कर दो तुम 149, नहीं सॉरी 49 इंटू 1.73, तो 49 इंटू 1.73 तो करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, 49 इंटू 1.73 करोगे तो 84.77 अराउंड आ जाएगा ये, 84.77। और इसको सॉल्व करो तो ये लगभग लगभग 102 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 309 अगर होता तो आ जाता 103, 3 103 आना चाहिए था। और ये 2/3, 306 को काटो तो 102 आएगा, और 2/3 यानी 67 हो जाएगा। और 84.77 इसमें से उड़ाओ, इसमें से घटाओगे 17.9 अराउंड आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर है? सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में उन्होंने 90 डिग्री ले लिया है, तो आंसर मार्किंग स्कीम में 69 पॉइंट समथिंग आ रहा है शायद, वही मैं देखने लगा था। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा, इसका मतलब 30 के दोनों पार्ट, ये तो हो गया और वाला पार्ट। आगे चलते हैं। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है भाई एग्जामिनर का, मतलब ये क्वेश्चन ना पूछे तो बेकार है, इसमें का क्वेश्चन तो आना ही आना है, तुम्हारे एग्जाम में भी आना ही आना है, चाहे √3 आए, √2 आए, √5 आए, हर साल चूंकि आता है तो आना ही आना है। और ये मैंने बच्चों से बता रखा है कि भाई रट रखो बिल्कुल। लेट स्टार्ट कहां से करते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a/b। यहां क्या लिखना था तुम्हें? वेयर a b आर को प्राइम। ठीक है, ये सारी लाइन देखो बिल्कुल रटी होनी चाहिए। b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है, बिल्कुल तय बात है भाई। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो इसके एक एक स्टेप तुमको रटे होने चाहिए, इसका और कोई चारा है नहीं। स्क्वायरिंग करोगे तो इधर 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा a² / b², जाके इंटू करेगा 3b² बराबर a² हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि a² इज डिविजिबल बाई 3, a² जो है वो 3 से डिविजिबल है। क्यों भाई? a² को हम 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, b² की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो a² को हम 3 इंटू समथिंग ले सकते हैं। इसका मतलब a² जो है ये 3 से डिविजिबल है। अगर a² डिविजिबल है 3 से, तो a भी डिविजिबल होगा। एक बात हो गई। अगर a 3 से डिविजिबल है तो हम लोग इसको a इज इक्वल टू 3c लिख सकते हैं कि नहीं? वेयर c इज एन इंटीजर। भाई सीधी सी बात है, 3 से कट रहा है तो 3 के टेबल में कहीं ना कहीं तो आगे आ ही रहा होगा ना, तो a इज इक्वल टू 3c कर देंगे, फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ दी साइड। अब जब इस बार स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? a² इज इक्वल टू 9c²। अच्छा a² देखो किसके बराबर था? 3b² के, तो रिप्लेस कर दो। 3b² बराबर कितना हो जाएगा? 9c²। 3 से कट गया 3 बार में, तो b² बराबर कितना हो गया? 3c²। फिर देखो इसी तरह से कुछ बन गया। a² बराबर जब 3b² था तो हमने कहा था a² डिविजिबल है, a भी डिविजिबल है। b² को अगर हम 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इसलिए b² इज डिविजिबल बाई 3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब a और b दोनों 3 से डिविजिबल हो गए, सो वी कैन सी दैट a and b have 3 as their common factor। भाई हमने देखा कि 3 से दोनों कट रहे हैं तो 3 दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, बट वी अज्यूम्ड a, b एज को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या? हमने तो माना था कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय एक के, ठीक है, लेकिन यहां तो 3 कॉमन हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। बस दिस, या सीधे सीधे दिस कॉन्ट्राडिक्स आवर अजम्पशन, हेंस √3 इज एन इरेशनल। क्लियर हो गई बात कि नहीं? बस ये हो गया, ठीक है। ज्यादा लिख देना भाई, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
क्या लिख सकते हैं भाई, बट वी अज्यूम्ड ए बी एज को प्राइम, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हेंस रूट 3 इज एन इरेशनल। इस तरह से ये सब लैंग्वेज देखो तुमको अच्छे से आनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये मान के चलो इसमें का क्वेश्चन तो आना ही आना है। मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, सेक्शन डी पे आ जाते हैं। ठीक है, कितना हुआ है अभी इसका 43 मिनट। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, 1 घंटे का कम से कम लेक्चर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में देखा जाएगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन है भाई, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, 5 नंबर में पूछा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो 2 इक्वेशन दे रखे हैं तो उनकी एक टेबल बना लो। x प्लस 2y बराबर कितना देखो दे रखा है 3। तो तुम क्या कर लो कि यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2y, ये बनेगा। इसके हिसाब से एक वैल्यू टेबल बना के ऐसे वैल्यूज सेट कर लो। यहां पर कम से कम 3 वैल्यूज तो चाहिए ही चाहिए। यहां x लिखो, यहां y लिखो। अब y के हिसाब से x, y पे x डिपेंड कर रहा है तो y की वैल्यू 0 ले लो। 2 0 0 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा, अगर y 1 ले लें तो 3 में से 2 1 2, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं, y को 0 ले लिया, अब क्या ले लें 2 ले लो, चाहो तो y को 2 ले लो तो 2 2 4 और 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा। 3 सॉल्यूशन यहां से हमें मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात। दूसरा उठाओ, 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर कितना है 0। तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं 3y इधर गया तो प्लस में हो गया और 8 इधर गया तो माइनस में हो गया। x बराबर क्या बन जाएगा 3y माइनस 8 अपॉन 2। यही क्वेश्चन है ना, 2x माइनस 3y प्लस 8। तो 3y उधर लेकर गए, प्लस 3y हो गया, प्लस 8 गया, माइनस 8 हो गया। ठीक, चलो इसको भी सेट कर लेते हैं। 3 वैल्यूज कम से कम ग्राफ पे बनाने के लिए मुझे चाहिए। ऊपर मैंने x लिखा, नीचे मैंने y लिखा। ठीक है, अब x की वैल्यू देखो, y पे डिपेंड कर रहा है, y की कोई वैल्यू ले लो। अगर मैं y को 0 ले लेता हूं, y को कितना ले लूं 0, तो यहां पर y को 0 कर दो भाई। y को जैसे ही मैं 0 करूंगा, यहां पर 3 0 0 हो जाएगा, माइनस 8 बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो मेरा काम बनेगा नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पर भी x को 0 नहीं किया था। वरना जनरली हम x को 0 y को 0 करके आसानी से बना लेते हैं। अब इसके बाद देखो, अगर मैं यहां पे 1 लूंगा तो 3 1 3 माइनस माइनस 5 बाई 2 फ्रैक्शन में जाएगा, अवॉइड करो इस वैल्यू को। y को 2 लेकर देखो, अगर मैं इसको 2 लेता हूं तो 2 3 6, 6 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 2 बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, 2 वैल्यूज हो गई। एक और ले लो कोई भी, चाहे माइनस में ले लो कोई वैल्यू इसकी। अगर हम इसको ले लेते हैं कितना 3y 2 ले लिया, 3 ले लो, y को 3 ले लो तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 8 x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 3 वैल्यूज इसकी भी हो गई, 3 इसकी भी हो गई। ठीक है, 2 नंबर तुम्हारा यहां से बन जाएगा। इसके बाद इसको क्या करना, ले जाकर ग्राफ पे प्लॉट करा देना। क्या कराना, ग्राफ पे प्लॉट करा देना। इस तरीके से कहीं ग्राफ होगा। अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना पाऊंगा, ट्राई करता हूं। ठीक है, ये इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 मान लो, इधर 1 2 3 4। ठीक है, मान लो इधर 1 2 3 4, इधर चले जाओ, इधर भी 1 2 3 4, कुछ ऐसे बना लिया मैंने। 3,0 अगर देखो तो कहां लाई करेगा, यानी x पे 3 y पे 0, तो ये वाला पॉइंट होगा 3,0। एक एक की अगर बात करूं तो एक इधर जाएंगे, एक इधर जाएंगे, यहां कहीं आएगा 2 और माइनस 1, तो ये 1 1 हो गया। हाँ, x की वैल्यू -1, y की 2, तो -1 इधर जाएंगे और 2 यहां कहीं नीचे आएंगे, सॉरी ऊपर जाएंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, यहां जाएंगे। ठीक, तो इससे जो एक लाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। ठीक है, जब तुम इसको ग्राफ पे करोगे तो प्रॉपरली तुम्हें दिखाई देगा कि लाइन कहां से जा रही है। -4 0, x -4 तो यहां कहीं होना चाहिए, x -4, -1,2 तो यही वाला पॉइंट होगा। देखो -1,2 मैच हो गया था, यही पॉइंट, तो आंसर पता चल ही गया होगा। 1,3 तो 1 यहां पे और 3 यहां पे, चले जाओ ऊपर कहीं। जब इनको मिलाओगे तो इस तरीके से एक और बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ गए कि नहीं। ये दोनों मीट कहां कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे, यानी यहां से ऐसे ऐसे आओगे, इधर -1, इधर जाओगे तो y 2 आ जाएगा। तो यहां से जो आंसर आएगा तुम्हारा x बराबर -1 आना चाहिए ग्राफ से, और y बराबर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। यहां पर भी देख सकते हो, देखो x -1 y 2 आया है, x -1 y 2 आया है, तो आंसर तो तुमको यही दिख गया कि लाइंस यहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी।
जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ग्राफ अच्छे से करना, 3 नंबर यहां से मिल जाएगा, 2 यहां से मिलना चाहिए, ठीक है, 5 नंबर यहां से तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर, इसी का ये और वाला है शायद, ऑन अ हाईवे, यानी 2 प्लेस है, दोनों के बीच की दूरी समझो कितनी है, 180 किलोमीटर है। एक यहां है और एक यहां है, और ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर है। यानी ये बीच की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर है, ठीक है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर बी एट द सेम टाइम, दोनों तरफ से कार चलती हैं। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 9 आवर्स। यानी एक कार यहां से चलती है इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, और एक कार यहां चलती है, ठीक है, 2 कार चली सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों इधर जा रही है, 9 घंटे पे मिल जाएंगी। आगे कहीं जाकर क्या मिल जाएंगी, 9 घंटे पर मीट कर रही है। जाहिर सी बात है कि मेरे आगे जो कार जा रही है मुझको उससे तेज चलाना पड़ेगा। अगर मेरे, और जैसे मान लिया कोई मुझसे 100 किलोमीटर आगे और वो वहां से चल रहा है आगे की तरफ और मैं इधर से चल रहा हूं आगे की तरफ, तो अगर उसकी स्पीड मुझसे ज्यादा होगी तब तो मैं कभी उसको पकड़ नहीं पाऊंगा ना। अब अगर उसकी स्पीड मुझसे कम होगी तो मैं कहीं ना कहीं आगे जाके उसको कवर कर लूंगा। जैसे मान लो वो 80 की स्पीड में चल रहा है, मैं 100 की स्पीड में चल रहा हूं, तो मैं हर घंटे 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करता जा रहा हूं। तो मेरे और उसके बीच में मान लो जो 100 किलोमीटर का गैप था, तो मैं हर घंटे 20 किलोमीटर कम करता जा रहा हूं, क्योंकि वो 80 की स्पीड से चल रहा है, मैं 100 से चल रहा हूं। तो 5 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे में 20 कवर करूंगा, फिर 1 घंटे में 20, फिर एक में 20, 5 घंटे में पूरी डिस्टेंस में कवर कर लूंगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? यानी एक्चुअल स्पीड मेरी कितनी काम करी जब मैं उसको मीट किया, 20 की सिर्फ, क्योंकि डिफरेंस हम दोनों की स्पीड का कितना था, 20 था। इसको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब 2 लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उनकी स्पीड में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देते हैं। और जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं ऐसे, तो दोनों की स्पीड ऐड कर दी जाती है। ये तुमको ध्यान रखना है, इसी कॉन्सेप्ट का यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम करेंगे लेट स्पीड ऑफ कार starts from point A B x किलोमीटर पर आवर and speed of the car starts from point नहीं प्लेस, सॉरी, कहां लिखा है मैंने पॉइंट, फ्रॉम प्लेस ए x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस बी इज y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, x जो होगा वो y से बड़ा होगा, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि a, जाहिर सी बात है, a ज्यादा स्पीड में चलेगा तभी कहीं ना कहीं b से जाकर मीट करेगा। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में, व्हेन they are moving in same direction, ठीक है, स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड यहां चाहे लिख लो, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो क्या रहा है, 180 किलोमीटर चले, डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड करें तो टाइम निकल कर आता है कि नहीं, टाइम हो गया 9। क्यों भाई, तुमको पता है कि जब भी डिस्टेंस दी होगी उसको स्पीड से आप डिवाइड करोगे तो टाइम निकल कर आता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट पता है ना। तो ये हो गया। अब 9 से यहां पर सीधे कट करो, 2 बार में 20 बार में कट हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बन के तैयार होगा कि x माइनस वाई इज x माइनस वाई बन जाए, इधर हो गया और इधर 20, ये एक इक्वेशन बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो, यहां तक बिल्कुल क्लियर है बात? आगे चले। व्हेन, यहां कम पड़ जाएगी क्या, 1 मिनट रुको, कुछ यहां पे कर लेते हैं। व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, समझो जब यहां से ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा तो जल्दी मिल जाएंगे ना।
भाई मान लिया मैं 10 की स्पीड से इधर चल रहा हूं और तुम 10 की स्पीड से सामने से आ रहे हो, तो 1 घंटे में दोनों कितना कवर करेंगे? 10 मैं कवर करूंगा, 10 तुम कवर करोगे, तो जो हमारे तुम्हारे बीच की डिस्टेंस थी टोटल कितना कवर किया? 20 किलोमीटर कवर किया ना, तो ऐड हो जाती है इस केस में। ठीक है, तो व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड जो दोनों की होगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना, 180 की डिस्टेंस, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1 घंटा लगता है। क्वेश्चन पढ़ो, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 9 आवर्स, तो ये इधर हो गया। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे सेम स्पीड से पहले की तरह, तो 1 घंटे में मिल जाएंगे। यही तो बनेगा। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई बराबर 180 बना कि नहीं बना? और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को उठा के सॉल्व कर दो, ऐड कर दो, बस काम खत्म। देखो यहां x प्लस वाई बराबर कितना आया? 180। x माइनस वाई बराबर कितना आया था? 20। ऐड करोगे तो y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, ये हो जाएगा 200। 2 से काटो, 100 आया कि नहीं आया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100, यानी 100 किलोमीटर पर आवर। या अभी सिर्फ निकालो, बाद में लिख देंगे, हटाओ। 100 लिख दो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। और उसके बाद जब हम x प्लस वाई बराबर कितना था? 180, x निकल कर आया है 100, प्लस वाई बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 100, कितना आ गया? 80। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? हेंस स्पीड ऑफ द टू कार्स आर, एक की हो गई 100 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की कितनी हो गई? 80 किलोमीटर। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? अब जाहिर सी बात है, बीच की दूरी थी 180 किलोमीटर, मैं चला 100 की स्पीड से, तुम चले 80 की स्पीड से, दोनों ने 1 घंटे में कवर कर लिया। वही तो क्वेश्चन बोल रहा था। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? आगे चलते हैं तब पता चलेगा। 32 था, 33 कर लेते हैं। टाइम क्या हो रहा? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे 33, और 5 छोड़ देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। 33 और कर लेते हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। में बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई ये। एक सर्कल ले लो विद सेंटर O, बाहर कोई पॉइंट P ले लो, और यहां से 2 टेंजेंट डालो, एक ये डाला यहां और एक डाला ये यहां। ठीक है, आप पूरी कहानी लिख लो। लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, P इज अ पॉइंट, टेंजेंट के लिए आउटसाइड होना चाहिए, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। P ने मान लो यहां A पे टच किया, इसने B पे टच किया, तो PA एंड PB टेंजेंट हो जाएंगी। PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ठीक, प्रूव क्या करना होगा तुम्हें? समझो, टू प्रूव, दोनों टेंजेंट की लेंथ दिखानी है कि इक्वल है। तो टू प्रूव में आप क्या लिख दो? PA को किसके बराबर करना है? PB के भी बराबर करना है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करो? ज्वाइन कराओ OA, OB एंड OP। ज्वाइन कराने से क्या हो जाएगा कि भाई 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। ये इसको ज्वाइन कराया, इधर लाए, इसको ज्वाइन कराया, इसको ले गए, इसको ज्वाइन करा दिया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल आसान है। अब प्रूफ में आ जाओ। आपको 2 ट्राइंगल उठाने हैं सिंपली, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, सेंटर O था, OAP उठाओ, और दूसरा आप उठाओ कौन सा? OBP। दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, बात खत्म हो जाएगी। OA और OB देखो बराबर है, OA बराबर OB के। क्यों? रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल बराबर हो गया। OP OP देखो कॉमन है कि नहीं है? OP OP कॉमन हो गया। जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिलती है, एमसीक्यू वाले में डिस्कस किया था, यानी इसके पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिलती है एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो OAP और OBP ये दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के। या लिख देना बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
अब इससे क्या हुआ, जो ट्राइंगल था तुम्हारा OAP, ये तुरंत कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, OBP के। दिखाई दे रहा कि नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है, बाई एक राइट एंगल था, उसके सामने हाइपोटेन्यूज थी, एक साइड थी, RHS कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इनके सारे पार्ट्स बराबर होते हैं, इसलिए PA बराबर PB बाई CPCT। ये 3 नंबर तो देखो यहां से तुम्हारे हो गए, 3 नंबर यहां मिल जाएंगे तुमको। अब आगे क्या कह रहा है कि अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ आगे कहानी तो बढ़ाएंगे ही। आगे थोड़ी सी कहानी इन्होंने ये बढ़ा दी कि इसी रिजल्ट को यूज करो, ये फिगर दे रखा है, ये टच कर रही है, सब टेंजेंट आ रही है, AB 10 है, AQ 7 है, CQ 5 है। देखो यहीं पे समझा देता हूं। तुमसे क्या पूछा इन्होंने, BC की लेंथ पूछा इन्होंने, तुमसे पूछ रहे हैं कि BC की लेंथ बताओ। अब BC की लेंथ कैसे बताया जाए, समझो, ये BC की लेंथ, इन्होंने क्या कहा है कि क्या क्या दे रखा है, AB यानी ये पूरा का पूरा देखो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, AQ यानी कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, CQ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। बहुत ही आसान है यार, समझो, A से निकली दो टेंजेंट AQ और AR, तो अगर AQ 7 की है तो AR भी कितनी होगी, 7 होगी कि नहीं होगी, क्या इसमें कोई डाउट है। अच्छा, ये हो गई 7, तो BR कितना हो गया 3, क्यों, क्योंकि पूरा था 10, तो ये 7 हुआ, ये 3, 7 3 10। BR और BP दोनों टेंजेंट है, ये हुआ 3, तो ये भी हो गया 3। C से निकली दो टेंजेंट CQ और CP, CQ 5 था तो ये भी हो गया 5, BP और इसको जोड़ दिया, 5 3 8 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अब इसी बात को तुम्हें क्या कर देना है, लिख देना है, दूसरे पार्ट में ये सब कहानी लिख देनी है तुमको। सबसे पहले आप क्या निकालो, AR बराबर AQ बराबर 7, AQ पहले से दे रखा था 7, क्यों, टेंजेंट्स आर इक्वल, ज्यादा ज्यादा यही लिख देना, या ऊपर से रिजल्ट यूज ही कर रहे हो, लिखने की जरूरत है नहीं बहुत तुमको। अब इसके बाद निकाल लो BR, तो अब BR कैसे निकालेंगे, BR निकलेगा तुम्हारा AB में से AR को कर दो माइनस, 10 में से आप 7 को करोगे माइनस, कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और BR किसके बराबर है, BP के, तो BP बराबर कितना हो गया, BR, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये भी टेंजेंट्स हो गई। उसके बाद CQ कितना दे रखा था, 5 पहले से, तो CP भी कितना हो जाएगा, 5, तो CP बराबर CQ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये भी टेंजेंट है। मुझसे पूछा था BC, तो BC निकालने के लिए मैं BP और PC को ऐड कर दूंगा, तो BP प्लस PC, BP था 3 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड किया, आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। बचे 5 क्वेश्चन और, ठीक है, 1 घंटे का एक लेक्चर ये वाला भी है, और 1 घंटे से ऊपर का पिछला वाला लेक्चर है। यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक पहुंच गए, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें 2 होंगे तुम्हारे केस बेस्ड स्टडी और 3 और होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 2 पार्ट में हो गया, अब तीसरे पार्ट में हम लोग इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और सैंपल पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 के साथ, बचे हुए 5 क्वेश्चंस करेंगे उसमें। तब तक इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लो और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट कर लो।